अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। एज यू नो हम वाइंड अप कर चुके हैं हमारा ये चैप्टर विच वाज चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी चैप्टर को एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी रीइंफोर्समेंट के लिए हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम द एक्सरसाइज और साथ ही साथ कुछ एडिशनल एमसीक्यूज पे भी नजर डालेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डन विद आवर चैप्टर नंबर 2। हमने कंप्लीट कर ली है सारी की सारी डिस्कशन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सो आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द एमसीक्यूज, और हम डिस्कस करने वाले हैं पहले एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज और साथ ही साथ कुछ एडिशनल एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। एज यू नो दैट इन एमसीक्यू वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज, एक जिनमें आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लगानी है और दूसरी जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके आंसर को डिसाइड करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यूज फ्रॉम एक्सरसाइज। एंड फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इन ऑप्शंस में से किस चीज़ थी बेस फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की बेस क्या चीज़ थी। Option A is cathode rays, B is canal rays, C is X-rays and D is alpha rays. As we have learned in our topic, जहाँ हम पढ़ रहे थे theories and experiments related to atomic structure. So हमने देखा कि cathode rays basically these are negatively charged और ये थी base for the discovery of electrons. जबकि canal rays थी discovery of प्रोटॉन में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़, जिसको किया था गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर। सो ऑप्शन बी कैनाल रेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन से पार्टिकल्स हैं। ऑप्शन ए इज प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी इज न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी इज अल्फा पार्टिकल्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो वहाँ हमने देखा कि हम अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट करते हैं चीज़ों में। हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि पेनिट्रेटिंग होते हैं। सो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन हमने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में ये चीज़ अच्छे से पढ़ी थी कि न्यूट्रॉन्स को जब बम्बार्ड किया जाता है किसी दूसरी चीज़ पे तो वो उसमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, एंड द रीज़न वाज न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज्ड बाय। ऑप्शन ए इज़ जे थॉमसन, बी इज़ रदरफोर्ड, सी इज़ बोहर एंड डी इज़ प्लैंक। तो आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उसने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसने स्पेसिफिक पाथ या फिर ऑर्बिट का जिक्र नहीं किया। और जब हम एटॉमिक मॉडल्स को स्टडी कर रहे थे तो हमने दो मेजर एटॉमिक मॉडल स्टडी किए हैं, वन वाज फ्रॉम रदरफोर्ड एंड अदर वाज फॉर बोहर। सो बोहर वो साइंटिस्ट था जिसने कंटिन्यू किया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स को और अपनी एडिशन डाली उसमें, और वो एडिशन थी ऑर्बिट्स की। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बोहर। सो वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय बोहर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स, यानी कि किस शेल के, शेल जो कि एक बड़ी वैल्यू है, किस शेल के 3 सब शेल्स होंगे। ऑप्शन ए इज के शेल, बी इज एन शेल, सी इज एल शेल एंड डी इज एम शेल। जैसे कि हम जानते हैं कि हम शेल्स को KLMN इन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 सब शेल्स होंगे, सो इट मीन्स दैट 3 सब शेल्स नंबर 3 वाले शेल में होंगे, और अगर आप काउंट करें फ्रॉम K, सो K होगा फर्स्ट शेल, L होगा सेकेंड और M होगा थर्ड शेल। सो हम कह सकते हैं कि M शेल के होंगे 3 सब शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ सब शेल्स डिपेंड करते हैं ऑन नंबर ऑफ शेल। जितना भी नंबर ऑफ शेल होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होंगे।
So option D is correct option, which is M shell. Next MCQ number 5 is, which radioisotope is used for diagnosis of tumor in the body? बॉडी में ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है? हमने इसे डिटेल में पढ़ा है व्हेन वी वर स्टडिंग द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स. ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी इज आयोडीन 131, ऑप्शन सी इज स्ट्रोंशियम 90 एंड ऑप्शन डी इज फॉस्फोरस 30. और ये हमने अपने टेक्स्ट में बिल्कुल डायरेक्ट आंसर पढ़ा था दैट कोबाल्ट 60 is used in the diagnosis of tumor. So option A is the correct option for this MCQ. Let's move on to our next MCQ, which is MCQ number 6. And the statement is, when uranium-235 breaks up, it produces. कि जब uranium-235 break होगा तो क्या produce होगा? Option A is electrons, B is neutrons, C is protons and D is nothing. तो जब भी रेडियो एक्टिव चीज़ें ब्रेक होंगी, so they are going to give neutrons. So option B is the correct option, which is neutron. Next MCQ is, the p subshell has option A 1 orbital, option B 2 orbitals, option C 3 orbitals and option D is 4 orbitals. अब पी सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं? ऑर्बिटल्स की डिटेल बेसिकली आप अपनी हायर क्लासेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. ऑर्बिटल होता है कि किस जगह पे प्रोबेबिलिटी पाई जा रही है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की, कहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के मौजूद होने की, इन सब शेल्स. तो पी सब शेल के लिए देयर आर 3 ऑर्बिटल्स. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, विच इज़ 3 ऑर्बिटल्स. अगर आप बात करें एस सब शेल की, तो एस सब शेल का होता है एक ही ऑर्बिटल. और अगर आप बात करें डी सब शेल की, तो डी सब शेल के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स. सो फॉर पी 3 ऑर्बिटल्स इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट MCQ इज, ड्यूट्रियम इज यूज्ड टू मेक. अब इस MCQ का आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ड्यूट्रियम. सो ड्यूट्रियम इज बेसिकली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक हाइड्रोजन का जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट आइसोटोप है उससे थोड़ा हैवी होता है. अब आपने याद रखना है कि ये हैवी होता है और फिर आंसर करेंगे हम अपने इस MCQ का. ऑप्शन ए इज़ लाइट वाटर, ऑप्शन बी इज़ हैवी वाटर, ऑप्शन सी इज़ सॉफ्ट वाटर एंड ऑप्शन डी इज़ हार्ड वाटर. सो चूँकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नॉर्मल हाइड्रोजन से, जो कि प्रोटियम है, सो वी कैन से दैट दिस ड्यूट्रियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग heavy water, which is option B. So option B is the correct option for this MCQ. Next statement is, the isotope carbon-12 is present in abundance of. अब कि ये जो आइसोटोप है कार्बन-12 वो किस अबंडेंस में पाया जाता है? ऑप्शन ए इज़ 96.9%, ऑप्शन बी इज़ 97.6%, option C is 99.7% and option D is none of these. And answer to this MCQ is option D, क्योंकि correct value यहाँ पे mention नहीं है. Next MCQ is, who discovered the protons? Protons को discover किसने किया? Option A is Goldstein, option B is J.J. Thomson, option C is Neil Bohr and option D is Rutherford. अब अगर बात करें प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो इट वाज डन बाय गोल्डस्टाइन इन 1886 और उसने डिस्कवर की थी कैनाल रेज. और बेसिकली कैनाल रेज की डिस्कवरी ही बेस बनी फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. अगर बात करें जे थॉम्सन की, तो जे थॉम्सन ने तो प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी जिसमें प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का पॉइंट नहीं था. नील बोहर ने एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था जिसमें उसने फोकस किया था ऑर्बिट्स को, और रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, विच इज़ गोल्डस्टाइन. और ये बात आपने इसी चैप्टर में 2 जगह पढ़ी है. जब हम थेरीज को स्टार्ट कर रहे थे वहाँ भी गोल्डस्टाइन का जिक्र हुआ, और जब हमने पूरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स स्टडी किया वहाँ पे भी गोल्डस्टाइन का जिक्र हुआ. अब ये तो थे कुछ MCQ फ्रॉम द एक्सरसाइज.
अब ज़रूरी नहीं कि जब भी आपसे इस क्वेश्चन इस चैप्टर में से एमसीक्यू पूछे जाएंगे तो वो एक्सरसाइज से ही पूछे जाएंगे, आपसे अलग अलग तरह से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैथोड रेज आर एक्चुअली ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी फोटॉन्स। यानी हमें ये बताना है कि कैथोड रेज एक्चुअली क्या होती हैं। तो हम जानते हैं कि कैथोड रेज होती हैं नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, सो वो होगा करेक्ट आंसर हमारे इस स्टेटमेंट के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट चेंज करके भी आ सकता है, जैसे कैथोड रे की जगह कैनाल रे आ जाएगा, तो वहां आपको बताना पड़ेगा देन यू विल पिक योर ऑप्शन एज प्रोटॉन्स। चलते हैं एक और एमसीक्यू की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट शेल्स के होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज, क्या आप बताएं कि फॉलोइंग शेल्स में से कौन सा लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ऑप्शन ए इज के शेल, बी इज एल शेल, सी इज एम शेल एंड डी इज एन शेल। अब इसका आंसर करने के लिए आपका एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। एज वी नो दैट द शेल्स विच आर नियर टू द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी होती है कम, तो जो नियरेस्ट होगा न्यूक्लियस के उसकी एनर्जी होगी सबसे कम, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो द फर्स्ट शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस वो है के शेल। सो के शेल इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए। अब इसकी स्टेटमेंट भी मुख्तलिफ तरह से आ सकती है, आपसे पूछा जा सकता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला कौन सा है शेल। सो हाईएस्ट एनर्जी के लिए अगर आपको इन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना होता तो मुझे उम्मीद है कि आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, वो होता एन शेल, बिकॉज एन शेल है फोर्थ शेल और हम काउंटिंग करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड्स, हमने बाहर की तरफ काउंटिंग करनी है। सो एन शेल होगा सबसे बाहर, तो उसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा। फिर चलते हैं एक और डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है द प्लैंक्स कांस्टेंट इज, और ऑप्शंस होंगे कुछ मिलते जुलते, बहुत ही करीब करीब। एज यू कैन सी ऑप्शन ए इज 6.63 into 10 raised to power minus 34 joules second, 6.63 into 10 raised to power minus 32, 6.63 into 10 raised to power minus 28, 6.63 into 10 raised to power minus 30। अब यूजुअली 6.63 तो याद रह जाता है, लेकिन जो 10 की पावर है उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। सो 10 की पावर minus 34 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आप उसे अच्छे से मेमोराइज करें ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। लेट्स मूव ऑन टू अनदर टाइप। फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड वी यूज, मतलब थायराइड ग्लैंड की जो डिजीज है गोइटर, उसमें हम क्या यूज करते हैं। यकीनन ये हम अपने यूजेस ऑफ आइसोटोप में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए इज कोबाल्ट 60, ऑप्शन बी इज आयोडीन 131, ऑप्शन सी इज कार्बन 14 एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रोंशियम 90। और हम जानते हैं कि आयोडीन ही इस्तेमाल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सो आयोडीन 131 विच इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। Let's move on to the next MCQ, which is in discharge tube pressure of a gas is kept at। कि गैस का प्रेशर क्या रखा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में। ऑप्शन ए इज 10 raised to power minus 2 atm, ऑप्शन बी इज 10 raised to power minus 6 atm, ऑप्शन सी इज 10 raised to power minus 4 atm एंड ऑप्शन डी इज 10 raised to power minus 8 atm। नाउ जब भी हम डिस्चार्ज ट्यूब के प्रेशर की बात करते हैं तो आपके माइंड में आएगा सर विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट वही किया था डिस्चार्ज ट्यूब का, सर विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट, और उसी में हमने पढ़ा था कि वी विल कीप आवर गैस एट अ वेरी लो प्रेशर। तो जब हम एक दफ़ा वो वर्ड लो प्रेशर माइंड में ले आते हैं ना, तो हम इसे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से सबसे लोएस्ट ना चूज़ कर लें। सो लो तो रखते हैं प्रेशर, लेकिन उसकी एक वैल्यू भी आपकी बुक में मेंशन है विच इज़ 10 raised to power minus 4 atm, और यही प्रेशर रखा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप उसमें गैस फिल करते हैं।
इसके अलावा भी मुख्तलिफ तरह से MCQ पूछे जा सकते हैं, जिसमें साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी, उनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं, और किस ईयर में किस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से शेल की कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, वो भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है किस स्पेसिफिक फील्ड में या किस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में, वो भी आपको डायरेक्टली लर्न करना है। शेल्स के साथ साथ सब शेल्स की भी अपनी कैपेसिटी होती है। सब शेल्स यानी कि SPDF, इनकी भी अपनी कैपेसिटी होती है। सो उनकी कैपेसिटीज़ भी लर्न करनी है। एज वी नो दैट S कैन अकोमोडेट 2, P कैन अकोमोडेट 6, D कैन अकोमोडेट 10 एंड F कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस चैप्टर की जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी जाए सारे का सारा, फिर भी आपको याद ही करनी है, और अगर आप उसे याद करेंगे तभी आप उसे अप्लाई कर सकेंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में लर्निंग थोड़ी सी ज़्यादा है। डेट्स की लर्निंग है, फॉर्मूलाज की लर्निंग है, और स्पेशली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की लर्निंग है। सो आई होप कि आप सारी की सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम वाइंड अप कर चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विद MCQ एज वेल। हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे MCQ फ्रॉम द एक्सरसाइज, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल MCQ को भी सॉल्व किया है कि अगर एक्सरसाइज से MCQ नहीं आएगा तो चैप्टर के अंदर से किस किस टॉपिक में से किस किस तरह का MCQ बन के आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्लियर हैं कि आपको किस किस तरह से और किस किस लेवल पे इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।